फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के मॉर्निंग क्लास में स्वागत है, जिसमें कि हम लोग सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ को कर रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम बोलिए या यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी से रिलेटेड ये हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया जा रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि औद्योगिकरण समाज की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। किनकी विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है? तो औद्योगिकरण समाज की बारे में बात की जा रही है। तो औद्योगिकरण की समाज की मूलभूत विशेषताएं हैं यंत्रीकृत उत्पादन के साधन। देखिए, औद्योगिकरण जैसे ही नाम आता है तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि जरूर ये कोई उद्योगों के बारे में बात की जा रही है। तो प्रिस्टन महोदय ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में लिखा है कि जहां मशीन मनुष्यों की स्थान को ले पहले क्या होता था कि कुटीर उद्योगों के माध्यमों से या मनुष्य क्या करता था, अपने हाथों से कोई भी चीज़ों को, कोई भी वस्त्र हो गया, कोई भी औद्योगिक व्यवसाय हो गया, उसको करता था। लेकिन औद्योगिकरण के प्रभाव में आने के कारण क्या हो गया कि मशीनों की बहुलता आ गई। तो क्या होता है कि जब मशीन मनुष्य के स्थान को ले लेता है और उसका प्रतिनिधि बन जाता है और समाज में इस प्रकार के क्या होता है, एक संगठन बन जाता है और एक नियंत्रण की जो व्यवस्था होती है वो औपचारिक हो जाती है। तो इस प्रकार को कौन सा समाज कहा जाता है? औद्योगिकरण समाज कहा जाता है। यानी कि इसकी मूलभूत विशेषताएं हो गई कि यंत्र का क्या उत्पादन के साधनों में चले आना। उत्पादन का साधन कौन कर रहा है? यंत्रों के माध्यम से की जा रही है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नगरीकरण क्या है। नगरीकरण हम किसे कहते हैं? तो वो औद्योगिकरण के फलस्वरूप पैदा हुआ है। उद्योगों की स्थापना होने के कारण क्या हुआ कि भारत जो कि एक ग्रामीण प्रदेश है, तो लोग यहाँ पे रोजगारों की प्राप्ति सही ढंग से नहीं कर पाते, जिसके कारण वे क्या करते हैं, उद्योगों की ओर प्रस्थान करते हैं। और औद्योगिकरण के प्रभाव में आने के कारण क्या हो जाता है कि नगरीकरण की जो व्यवस्था है वो फलती फूलती है। अगर भारत में नगरीकरण की बात की जाए तो ब्रिटिश शासनकाल में ही औद्योगिकरण के प्रारंभ होने के बाद और फिर ब्रिटिश शासन के पूर्व की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को जब आप लीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको नगरीकरण के प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरों का एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप ही नगरीकरण का विकास संभव हुआ है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जाति परिस्थिति किससे निर्धारित होती है। तो जाति की जो परिस्थिति है वो जन्म के द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उसकी ही परिस्थिति कहलाती है। अगर कोई बेनिया के जाति में जाता है तो वो बेनिया ही कहलाएगा। कोई कुम्हार जाति में जन्म लेता है तो वो कुम्हारी कहलाएगा। उसकी जाति की जो परिस्थिति है वो नहीं बदलेगी। उसका वर्ग बदल सकता है लेकिन उसकी जाति परिस्थिति नहीं बदल सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेवा केंद्र जो है वो किसे कहा जाता है। देखिए, जो सोशियोलॉजी में है वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेवा केंद्र जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये कस्बा से रिलेटेड है और हम कह सकते हैं कि एक कस्बा जो कि एक पृष्ठ की पूर्ति करता है, एक जगह की पूर्ति करता है और उस जगह की पूर्ति के लिए पृष्ठ प्रदेश जो होता है उसको लाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो सेवा केंद्र कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था किनके द्वारा दी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था किनके द्वारा लाई गई है? तो बलवंत राय मेहता जी के द्वारा लाई गई है। पंचायती राज व्यवस्था को एक और नाम से जाना जा सकता है, बलवंत राय मेहता समिति। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब बहुत ही असफल हो चुका था, भारत सरकार के जब भारत जो था वो 1947 में जब आज़ादी प्राप्त हुई उसे, तो उसके 10 साल के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। उनकी नज़रों के सामने, उनकी देख रेख में क्या होता है कि वो एक देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर
किस प्रकार के ग्रामीण मामलों को जो भी कुछ हो वो ग्रामीण स्तर पर ही संपन्न हो जाए, इसके लिए एक पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। और जो ये व्यवस्था थी ये 3 स्तरों की थी, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। अप्रैल महीने के फिर 1958 में क्या होता है कि समिति की एक जो रिपोर्ट होती है उसे सरकार स्वीकार करती है और 1 सितंबर 1959 से पंचायती राज अधिनियम पारित हो जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी उद्घाटन होती है, आप बोल सकते हैं उसका श्री गणेश किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध किससे है? किसका अवधारणा के बारे में? भूमिका की अवधारणा। तो ये परिस्थिति के व्यवहारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र में, यह किसकी बात कर रहा है? भूमिका की अवधारणा के बारे में। हम जिस प्रकार की भूमिकाओं को संपन्न करते हैं, हमारे जो परिस्थिति रहती है, चाहे वो जन्म पर आधारित हो, चाहे वो हमारे कर्म पे आधारित हो, तो समाजशास्त्र की जो भूमिका है वो गतिशील रहती है, व्यवहारिक रहती है। तो इसके लिए के डेविस मूर के अनुसार भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपनी स्थिति, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको वो पूर्ति करता है, समाज के अंतर्गत रहकर वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन माना है? क्योंकि देखिएगा कि जादू भी क्या होता है, वो विज्ञान का ही एक ट्रिक होता है, साइंस का ही ट्रिक के माध्यम से जादू दिखाया जाता है। तो अवैध बहन किन्होंने माना है? फ्रेजर के द्वारा माना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय समाज में अवस्था समुच्चय को किसका आधार माना गया है? अवस्था समुच्चय के बारे में बात की जा रही है। तो ये सामाजिक विविधीकरण का आधार है। अवस्था समुच्चय क्या होती है, हमको उसको जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारे समाज के अंदर जो लोगों की रहन सहन हो गया, जो लोग रहते हैं, अपने क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, समाज क्या करता है कि जो जनजातीय समाज है किसी को ऊंच नीच की भावना रहती है, तो जिसके कारण क्या होता है, समाज में जो विभेदीकरण की प्रक्रिया है वो अवस्था समुच्चय को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद क्या है? यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है साम्यवाद किसे कहा जाता है? तो ये क्या है? क्रांतिकारी क्रियाओं में सहायक है। कार्ल मार्क्स महोदय ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि साम्यवाद अपना एक शाब्दिक अर्थ है जो कि क्रांतिकारी प्रणाली को, यानी समाज में जो चल रहा है उसको हम क्या करें, विरोध करें। एक क्रांति के रूप में जो विरोध होता है, मतलब तुरंत कोई चीज़ को हम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी वो क्रांतिकारी क्रियाओं में सहायक मानी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धर्म ईश्वरामुखी, ईश्वर को नहीं मानता है? तो बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को मानने वाला धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। अर्थात बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वे नास्तिक होते हैं, वे नास्तिक धर्म को मानते हैं। उनका अष्टांग मान होता है, अष्ट सिद्धांत के ऊपर वे चलते हैं और उसी के आधार पर वे निर्वाण की प्राप्ति करते हैं और उसी की कामना करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों में धर्म के एक सामान्य स्वरूप का जिसका काल तथा देश अत्यंत अलग किया गया हो उसे क्या कहते हैं? देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसका इजी एकदम आंसर है, वो क्या हो जाता है? टोटमवाद। और ये किसके द्वारा दिया गया है? इमानुएल दुर्कheim जी के द्वारा। देखिए क्या बोल रहा है कि जनजातियों में धर्म का एक स्वरूप। तो जनजातियों में धर्म को कौन मानता है? जो एक विशेष धर्म प्रजाति के लोग कोई एक विशेष रूप को मानते होंगे, कोई एक पेड़ पौधा वस्तु, कोई स्थान, कोई पत्थर, कोई फूल, तो हमको वैसे ही दिमाग में आ जाएगा कि वो टोटमवाद की बात की जा रही है, जिसका सामान्य स्वरूप को, जिसका काल तथा देश अत्यंत अलग किया गया हो। एक टोटम के लोगों का एक समूह होता है, फिर दूसरे लोग जो पूजा का जो उनका स्थान होगा, पूजा का जो रूप होगा वो अलग हो सकता है, तो उनका अलग हो जाता है। तो ये टोटमवाद किनकी अवधारणा है? इमानुएल दुर्कheim जी की अवधारणा है। इसी प्रकार से प्रकृति देववाद अगर पूछा जाए तो ये मैक्स मूलर की अवधारणा है और जीववाद ये टाइलर की अवधारणा है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।